These are the most brilliant generation that we are having. एक तबका है हमारे सोसाइटी का जो जेनजीज को बेवकूफ़ बोलता है कि वो लोग बिना सोचे समझे किसी भी ट्रेंड को फॉलो कर देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने स्टार्ट किया। ये अभिजीत दीप्ति का क्या बैकग्राउंड है? ये देखिए मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं एज अ जेंसी जाके सीजीआई का स्टेटमेंट पढ़ूंगा ही नहीं, ना सुनूंगा, मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगा वो अभिजीत दीप्ति क्या बोल रहे हैं। बिकॉज जेंजीज आर पॉलिटिकली अवेयर लाइक एनीथिंग। आर यू एग्री और नॉट? ऑफ कोर्स दे आर पॉलिटिकली अवेयर, बट देन तो शुरू से आपको जर्नलिस्ट बनना था? जो कुछ नहीं करता वो एक वो न्यूज वो पत्रकार बन जाता है। जेंजीज प्रेफर्ड गुड इन्फ्लुएंसर देन गुड पॉलिटिकल लीडर्स, इज इट ट्रू? ऑफ कोर्स यस। अब जेंजी क्रिएटर ही है, नाम इज आर्यन केल्विन। लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे नाम ले लो और आप इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम क्रैक कर लोगे। आप बताइए क्यों वायरल है एज अ जर्नलिस्ट? आपको क्या लगता है मोदी जी के बाद नेक्स्ट इलेक्शन में कौन आ सकता है? नरेंद्र मोदी एज अ पर्सनैलिटी ही इज सेटिंग सच ए ह्यूज एंड हाई बार, हम लोग उससे कम में सेटल ही नहीं हुए। एक जनरेशन जो आई है स्मार्टफोन के साथ, जो वोटिंग एज में आते आते प्राइम मिनिस्टर को सोशल मीडिया पे रोस्ट कर देते हैं, बट इनके वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे जनरेशन जी के पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में, और आज हमारे साथ है विनय पांडे, अ जर्नलिस्ट एंड अ इंडिपेंडेंट वॉइस, और जिनको पता है एग्जैक्टली इंडियन न्यूज रूम में क्या चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या सोच चल रही है। और वेलकम बैक टू अल्फा टॉक विद रुचि, लेट्स बिगिन। वेलकम विनय सर, वेलकम टू माय शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. I'm glad that you invited me for your podcast. थैंक यू। I was waiting for this opportunity from a very long time, जहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं बात कर सकूँ। ओह माय गॉड। आप एक जर्नलिस्ट है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट वॉइस। तो शुरू से आपको जर्नलिस्ट बनना था? मैं पहले स्पोर्ट्स में था। मैं हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, एकेडमिक्स में नहीं था। Okay. मेरा इंक्लिनेशन क्रिकेट की तरफ बहुत था, स्पोर्ट्स की तरफ। फिर लेटर ऑन क्रिकेट मैंने बहुत सारी जगह अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, और उसी के साथ साथ मेरा न्यूज़ में बहुत इंक्लिनेशन था, टू बी वेरी प्रिसाइज पॉलिटिक्स में। तो मैं ये भी चीज़ बार बार दोहराते रहता हूँ कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती थी, वो न्यूज़ अपडेट्स, लीडर्स को सुनना, ये मेरा एक पैटर्न बन गया था। और फिर मेरे फादर के भी बहुत सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स थे, तो वो जब आते थे घर तो आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड। तो देन आई थॉट दैट of course I need to choose a mainstream career because I cannot be playing cricket for a long time, because there was no scope for me, because I come from UP, Uttar Pradesh, and everywhere there is regionality. Right. आप मराठी नहीं बोले तो आप पे लाठी पड़ती है, आप कन्नड़ नहीं बोलोगे तो आपको लाठी पड़ेगी। तो हम तो यूपी से आए थे, तब रीजनैलिटी नहीं थी पर लॉबिंग थी उस वक्त भी। तो आई ऑप्टेड आउट। और फिर मुझे ये भी पता था कि मैं तो डॉक्टर भी नहीं बन सकता, इंजीनियर भी नहीं बन सकता, क्योंकि उतना मैंने पढ़ाई कभी की नहीं। तो मैंने सोचा कि जर्नलिस्ट ही बन लेते हैं, जो कुछ नहीं करता वो एक न्यूज़ वो पत्रकार बन जाता है। ऐसा है। फिर देन मैंने स्टार्ट किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज है मैं कैसे आया उसमें। मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था, DNC कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन करने के बाद। बहुत मैंने पढ़ाई की तो ऐसी तैसी बैंड बजाई दी थी, पर मैंने देन लेटर ऑन आई पिक्ड अप पेस। देन आई स्टार्टेड विद DNC, वहाँ से मैंने बैचलर्स किया जर्नलिज्म में। देन एग्ज़ाम्स के दौरान ही मुझे हितवाद में नौकरी लग गई। ओह। हाँ, मुझे आई वॉज नॉट सो कीन फॉर हितवाद, मुझे क्योंकि मेरे प्लान्स थे कि मैं मुंबई जाके 1 साल पढ़ाई करूँगा। उसमें भी पढ़ाई नहीं करना था मुझे, मुंबई जाना था। तो मैं सोचा जेवियर्स में 1 साल का कोर्स होता है, सो आई गो देयर, आई स्टडी। बट देन हितवाद में मेरा प्लेसमेंट हो गया। फिर मेरे डैड बोले हितवाद आज भी बहुत बड़ा नाम है। Yes, 100%. तो पापा ने कहा कि हितवाद में नौकरी लगेगी तो अच्छा होगा, पढ़ते पढ़ते आप अपने शहर में रहोगे, पढ़ते पढ़ते आप अपना काम भी कर लो। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। देन आई डिड माई MA, बट देन सिंस देन आई एम इन Nagpur, and I've studied here and I've worked here. So yeah, this is how I got into journalism, independent journalism. Okay, so you are basically from Nagpur. Born and raised in Nagpur. Okay, and you are from which college? Hislop College. Recently. हिस्लप कॉलेज से धुरंधर निकले हैं, और हिस्लप कॉलेज से उस एरा के जितने भी लोग निकले होंगे, दे ऑल आर डूइंग ग्रेट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। Is it? हाँ, अभी का मुझे नहीं पता कि क्या हालत है,
पर हिस्लप कॉलेज से जो प्रोडक्ट निकला है वो हाँ। दिख जाता है कि हिस्लप का प्रोडक्ट है. कॉन्फिडेंस, करिश्मा, चार्म, एवरीथिंग. सो दैट इज द थिंग. And I feel very bad. I recently went to Hislop College and I saw the condition and also the students. It's very saddening to see that the college that used to be a hotspot, buzzing, Yes. is now total dead. So I also suggested, I met a official there. Administration में हमारे मतलब बहुत respectful figure है. तो मैंने कहा कि you need some changes. You need to change according to the times. You need to give students what they want. True. So let's see. I hope in coming years Hislop revives again and goes where it was पहले पता है मैं आपको बताता, मैं एक बार अपने डैड के साथ जा रहा था स्कूटर पे. I was like very small. तो while passing Hislop College, my dad told me that ये Hislop College है, यहाँ पे लोग एडमिशन लेने के लिए मरते हैं. Yes. इच्छा रहती है लोग, मतलब they die to get admission here. True. Then I got into it and then I also came out and Hislop is a very important part in my life. Yeah, and Hislop College, #Hislop College. Hashtag. Well, I am from Hislop College, you are from Hislop College, and recently I did podcast with Kamal Haryani sir. Oh, very nice. He is from Hislop. देखिए वो तो धूम मचा रहे हैं. Yes. कमल अपने फील्ड में इतना धुरंधर आदमी है और वो True. इतना धूम मचा रहा है, तो जाहिर सी बात है हिस्लप कॉलेज का ही प्रोडक्ट होगा. Hislop College is best. यस. और कमल यार, मैं अभी रिसेंटली तुम्हारा वीडियो देखा, दाढ़ी वापस उगाओ. बियर्ड से एक और रुतबा आता है. Okay, कमल सर आप सुन रहे हैं तो प्लीज. तो आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं. बेसिकली यू आर फॉन्ड ऑफ जेनजीज. यू आर वर्किंग विद जेनजीज और नॉट? I'm into millennials also and into Gen Zs also. I work with them, I interact with them, I hang out with them, I try to understand their pattern. Okay. So that is the association that I have with Gen Zs. But for me, Gen Zs are politically aware like anything. Are you agree or not? Of course, they're politically aware, but then I don't know how much their opinion, how much उनके opinion कितना backed by facts and figures है. मतलब they are politically aware. Yes. They have their opinion, but then on what? Based on what? Social media. That's still a question. Social media. Yes. Right. क्योंकि जब वोटिंग होता है वहाँ पे 55% के नीचे इनका काउंटिंग आता है, इनका नाम नहीं आता उस हिसाब से. जितना ये सोशल मीडिया में जो एक्टिव रहते जैसे वो ग्राउंड लेवल पे नहीं आते. इज इट राइट और Of course नहीं आते. अगर उन लोग का सोशल वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोटर लिस्ट में रजिस्टर करने का भी एक प्रोसेस होता है. आप 1-2 रील कम डालिए और बैठ के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाइए. ड्यू प्रोसेस है वहाँ पे और बहुत इजी प्रोसेस है. ऐसा भी नहीं कि आपको अपने घर से उठ के किक स्टार्ट करके कैफे जाना पड़ेगा, धूप में बैठ के कॉफी पीनी पड़ेगी. घर पे एसी में बैठ के आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने. जैसे आप ओपिनियंस देते हैं तो दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शंस ऑल्सो. एंड यू कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर इट. मेरा नाम तो चलेगा, आपने रजिस्टर ही नहीं किया. रजिस्टर तो करो जनाब, पहले आप आओ तो, है ना. आप रजिस्टर तो करो गेम के लिए, है ना. हर टूर्नामेंट के लिए एंट्री लगती है ना, कि ये बस आ जाएंगे कपड़े पहन के बोलेंगे मुझे बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है. सो यार आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट. तो यहाँ पे आपने केजरीवाल रैलीज में आपने पार्टिसिपेट किया था. केजरीवाल रैलीज? हाँ. केजरीवाल की रैली में मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मैं जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो रहा था 2012 की बात है, 12-13 की, जब एक अरविंद केजरीवाल के लिए पॉलिटिकल माइलस्टोन था वो, एंड ही कैपिटलाइज्ड रियली वेल. सो आई वाज सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट करप्शन, द कैंपेन दैट वाज हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया. एंड देन आई वेंट टू संविधान स्क्वायर पे, उनका एक वो अनशन पे, पूरे भारत पे अनशन पे बैठे थे लोग. तो मैं वहाँ पे भी जाके मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया था उसमें. मतलब I was there, I was supporting India against corruption, because back then and still now, corruption is a very big issue. Yes. And you know that after 2012, the revolution that started from 2012, उसके बाद सीधा सरकार बदली 10 साल की. 1.5-2 साल सस्टेन किया, 2014 में हमने एक नई सरकार देखी. So that's how I was associated with India against corruption, never associated with Kejriwal. Right. Yeah. बंगाल इलेक्शन रिसेंटली हुआ, इसमें जेनजीज का क्या पार्टिसिपेशन रहा? देखिए, जेनजीज पॉलिटिकली अवेयर हैं, इस बात से तो नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता. बिल्कुल. बंगाल में यंगस्टर्स, देखिए जेनजीज है ना, दे आर नॉट यूज्ड टू अ पैटर्न, राइट, है ना. वो पुरानी चीजें मतलब एक नहीं, दे नीड चेंजेस, दे लाइक चेंजेस, ओके. एंड दे वर सीइंग, दे वर विटनेसिंग कि बंगाल इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड.
भारत की बात अलग होती है, पश्चिम बंगाल की बात अलग होती है। पश्चिम बंगाल में वहीं स्टीरियोटिपिकल अप्रोच है, डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, विकास आगे नहीं बढ़ रहा, वुमेन सेफ्टी एक इशू है, जबकि एक महिला मुख्यमंत्री है वहाँ पे थी ममता बनर्जी, फिर भी महिलाओं के प्रति इतनी डिस्क्रिमिनेशन था, सेफ्टी इश्यूज थे, क्राइम थे, ऊपर से इनसेंसिटिव रिमार्क दिए जा रहे थे। तो जेनजीज ये वुमेन सेफ्टी, करप्शन, डेवलपमेंट के लिए बहुत अवेयर है, यू नो। सो वही चीज़ उनको दिख रही थी कि बंगाल में ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो वो उनके पैटर्न में रिफ्लेक्ट हुआ एंड दे वोटेड फॉर चेंज, दे डिडंट वोट फॉर एनी पार्टी। जेनजीज इन बंगाल, यंगस्टर्स ने भी वोट किया, ऐसा नहीं है। जेनजीज अगर वोट करें तो यंग जो अडल्ट्स ने भी वोट अच्छा किया है। इवन दे वांटेड टू सी बंगाल प्रोग्रेसिंग, बिकॉज बंगाल में ऐसा हो गया था कि स्टेलमेट आ गया था, हर चीज़ रुकी हुई थी और वहाँ पे क्राइम, बेहद क्राइम, कट मनी, मतलब है ना, कुछ काम कराया तो आपको कट देना पड़ेगा पॉलिटिशियंस को, अधिकारियों को, ऐसा वैसा। पुलिस भी लोगों की जेब में थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, क्रिमिनल्स थे, इन्फिल्ट्रेशन था, बहुत सारे इश्यूज थे बंगाल में। तो जेनजीज ने अगर वोट किया है, यंगस्टर्स ने वोट किया है, या फिर अडल्ट्स ने भी अगर वोट किया है, तो दे वोटेड फॉर चेंज बिकॉज दे वर कंसर्न अबाउट वेस्ट बंगाल। या राइट, दैट मीन्स जेनजीज आर रियली, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वल्नरेबल, थोड़े से वल्नरेबल होते हैं लोग, उन्हें इंस्टिगेट भी कर सकते हैं, अपने हित के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, और वो कभी कभी है ना गुमराह भी हो जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट एक कैंपेन चल रहा है, आपको तो पता ही होगा कि एक पैरेलल मूवमेंट चलने लग गया है, कॉकरोच जनता। ओह माय गॉड, हम आएंगे। आपने जब बात निकाल ही दिया, तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये कह दिया कि हमारे जैसे लोग कॉकरोचेस है, मतलब जो अनएम्प्लॉयड है, मीडिया में है, हमारे जैसे लोग कॉकरोचेस है। एंड अभिजीत दीपके ने इनिशिएट किया एंड जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने स्टार्ट किया। ये अभिजीत दीपके का क्या बैकग्राउंड है? देखिए, सबसे पहली बात तो है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिनके पास डिग्री नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, ये लीचेस जैसे, पैरासाइट्स जैसे, कॉकरोचेस जैसे सिस्टम में आ जाते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं। राइट, तो इन लोगों से बच के रहना चाहिए। इन्होंने कोई जो जैसे मेरे और आपके जैसे प्रोफेशनल्स हैं, उनको उन्होंने टारगेट नहीं किया। ओके। अब डॉक्टर्स के ऊपर एक मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी बनी थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी किस पे थी? जाली सर्टिफिकेट डिग्री लेके जो डॉक्टर्स बनते हैं। राइट। तो क्या पूरे डॉक्टर कम्युनिटी ने एक पार्टी चालू कर दी क्या? अभी सूर्यकांत जी ने, हमारे सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया, हम लोग उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, वर्ड्स का यूसेज कुड हैव बीन बेटर, वो सही वर्ड शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कॉकरोचेस बोला। तो इसके पैरेलल एक मूवमेंट चालू कर दिया गया जो कि अनफेयर, इनजस्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोचेस उन्होंने यूज किए, तो उन्होंने बोला कि चलो एक जो अभिजीत दीपके, ही थॉट दैट लेट्स स्टार्ट अ मूवमेंट वेयर वी कैन यूनाइट ऑल द जेनजीज, द यंगस्टर्स, जिनको सीजेआई ने पैरासाइट्स कॉकरोचेस बोला। लेकिन व्हाट मूवमेंट? बट आई टेल यू, उन्होंने यंगस्टर्स को नहीं बोला, जो जाली सर्टिफिकेट लेके जो काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट बोल रहे हैं अपने आप को। जैसे अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे पॉलिटिकल हिस्ट्री का नॉलेज जीरो है, पर भी मैं आके रोज पॉलिटिकल रैंटिंग कर रहा हूं, तो ये गलत है ना, क्योंकि इससे क्या है ना, इन्फ्लुएंस होती है जनता। ठीक है, आजकल की जनरेशन हिस्ट्री में बिलीव नहीं रखती, वो जाके पीछे भी देखेगी नहीं कि अच्छा क्या, क्यों रीजन से ये हो रहा है, क्या हो रहा है। वो जो प्रेजेंट सिनारियो, उसी पे वो ओपिनियन फॉर्म करेगी और अपने एक्शंस भी उसी के इर्द गिर्द घुमाएगी। तो नाउ अभिजीत दीपके व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड कॉकरोच जनता पार्टी। एंड अभिजीत दीपके का अगर आप बैकग्राउंड चेक करें तो ही वाज एसोसिएटेड विद आम आदमी पार्टी। He was the IT member, IT cell का member था अभिजीत दीपके, and he supported back then during early days of Aam Aadmi Party, he supported Arvind Kejriwal and the entire movement also, the Aam Aadmi Party. Now this person is sitting in US. The account is being operated from US. Just like another, my God. Just like another person, there's a YouTuber also. He's sitting in Germany. He's speaking shit on social media. The famous Dhruv Of course, and he knows that मैं अगर कुछ उटपटांग चीजें बोलूंगा तभी मैं वायरल होऊंगा, भले नेगेटिव मुझे मिलेगा, नेगेटिव बैशिंग में, मतलब बैशिंग मुझे मिलेगी, पर नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। यस। इसलिए वो जानबूझ के ये सारी बातें बोलते रहता है, क्योंकि वो काट काट के हम लोग
ट्रिगर होके वो सारे वीडियो सर्कुलेट करते हैं, जिसके वजह से उसको वायरलिटी मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है। ट्रू। तो इसमें हमारी भी गलती है, पर्पस उसका सॉल्व हम ही लोग कर रहे हैं। ही वांट्स टू गेट वायरल एंड वी आर डूइंग द सेम। भले हम लोग पॉजिटिवली करें या नेगेटिवली करें, हम लोग उसको वायरल कर रहे हैं। मैं आपको भेज रहा हूं तो वायरल ही हो रहा है, आप इनको भेज रहे हैं तो वायरल हो रहा है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये भी सेम मतलब इसका भी एसओपी जो गाइडलाइन है, जो वर्किंग पैटर्न सेम है। ये यूएस में बैठा है, यूएस से ये अकाउंट ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, अभिजीत दीपकिस फ्रॉम यूएस? नहीं, ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज सेटल्ड इन यूएस, ही इज वर्किंग इन यूएस। ओके। ही नोज भारत से बाहर बैठ के, आप बॉर्डर के बाहर बैठ के कुछ भी करो, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आपके पास एक ना फ्री हैंड मिल जाता है कि आप बकवास करो या फिर सही बात करो। अब कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है, या फिर उनके जो ये आइडियोलॉजी है, या फिर यू कैन से कि जो बोलते कि सिद्धांत है, कॉकरोच जनता पार्टी का सिद्धांत है जो अनएम्प्लॉयड हैं, लेजी यूथ हैं, ये सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उसको वायरलिटी मिली, क्योंकि यार अगेन जेनजीज दे केयर ओनली अबाउट गेटिंग वायरल, दे ओनली केयर अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक्स। राइट। वो जाके क्रॉस चेक भी नहीं करते कि इसका फाउंडेशन क्या है, इसका मोटिव क्या है। अब कॉकरोच जनता पार्टी बनी एक यूथ मूवमेंट, रेवोल्यूशन अगेंस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। कि जो ये उटपटांग बयानबाजी होती है पॉलिटिकल सीन में, कोई नेता कुछ कर देता है, क्राइम मतलब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता है, फिर भी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, वो चुन के आता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे इतने हाईएस्ट चेयर पे बैठने वाला इंसान यूथ को कॉकरोच बोलता है। ये देखिए मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये अभिजीत दीपके जैसे लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को। He is a manipulator then. क्योंकि मैं एज अ जेंसी जाके सीजीआई का स्टेटमेंट पढ़ूंगा ही नहीं, ना सुनूंगा, मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगा कि अभिजीत दीपके क्या बोल रहे हैं। बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, माइंड्स आर वेरी वल्नरेबल, द यंग माइंड इज वेरी वल्नरेबल। कच्चे घड़े जैसा होता है, कच्ची मिट्टी को आप जैसा ढालोगे वैसा वो बनेगा। ठीक है, उसको यंगस्टर को, एक यूथ को कोई मतलब नहीं कि वो जाके ट्विटर पे सीजीआई सूर्यकांत टाइप करेगा और देखेगा कि उन्होंने बोला क्या है। अब अगर ये उनके बयान के खिलाफ एक मूवमेंट है, अगर इतने बड़ी जो जेनजी का पावर है उससे कॉकरोचेस पैरासाइट बोल रहे हैं, इसके खिलाफ एक मूवमेंट है, पॉलिटिकल अनफेयर सिस्टम के खिलाफ मूवमेंट है, तो वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अप्लाई होना चाहिए। ट्रू। अगर कॉकरोच जनता पार्टी अगर है ना यूथ सेंट्रिक मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, तो वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट भी होना चाहिए, कांग्रेस के अगेंस्ट भी होना चाहिए, बीजेपी के भी अगेंस्ट होना चाहिए। पर अगर आप जाएंगे तो वो फॉलो देखिए किसको कर रहे हैं। एक तो अभिजीत दीपके को फॉलो कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, दूसरा एक यूट्यूबर है, क्या नाम है, शर्मा, अर्पित शर्मा। ओके। अर्पित शर्मा इज एज गुड एज ध्रुव राठी। फॉर द राइट विंग ऑडियंस, दे डोंट अलाइन विथ अर्पित शर्मा। ये बंदा एक एजेंडा लेके चलता है, ये बंदा आएगा बीजेपी को गाली देगा, सरकार को गाली देगा, नरेंद्र मोदी को गाली देगा, अमित शाह को गाली देगा। इसके अंदर इतनी कुबत नहीं है कि ये जाके कांग्रेस पार्टी के जो कर्मकांड है वो लाके टेबल पे रखे और लोगों को बताए। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, चाहे वो डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, एलजेपी हो, जो भी हो, सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या दूध की धूली सबने गंगा स्नान करके तो नहीं आया है। अगर बीजेपी अगर कुछ गलत काम करती है तो जाहिर से बात है हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ गलत काम करती है। पर अभी अगर आप सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को एपी सेंटर में रख के अगर बात करेंगे और वो जताएंगे कि बीजेपी जो है वो, मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं रुचि, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ बीजेपी, आई डोंट गेट, आप स्टेटमेंट देख लो, मेरे को महीने का तनख्वाह भी नहीं आती बीजेपी से, पर मैं सही बात कहता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि आप बीजेपी के जर्नलिस्ट, आप गोदी मीडिया, आई डोंट फकिंग केयर। आप अंधभक्त हो। अंधभक्त होना पुराएगा मुझे, पर मैं दरबारी नहीं बन सकता, मैं चमचा नहीं बन सकता हूँ। ठीक है, मैं भक्त बन सकता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं जैसा भगवान का भक्त हूँ, जैसे ही मैं अपनी आइडियोलॉजी का भक्त हूँ, और जो लोग मेरी आइडियोलॉजी की बात करेंगे मैं उनका भी भक्त हूँ, चाहे मुझे आप विजिबल भक्त बोलो या अंधभक्त बोलो, मुझको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो राइट विंगर्स होते हैं, राइट विंगर्स कोई रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं होते, वो अपनी मातृभूमि से एसोसिएटेड होते हैं। बीइंग अ राइट विंगर मीन्स दैट यू लव योर मदरलैंड। मुझे अपने देश से प्रेम है और मेरी चमड़ी इतनी मोटी है तो आप ट्रेसपास भी नहीं कर सकते, आप कितना भी इंजेक्शन घुसाओगे पहुंचोगे ही नहीं अंदर तक, ब्लड तक मेरे। तो अगर अर्पित शर्मा अगर बीजेपी को स्पॉट पे रखता है तो उसे सारे पार्टियों को स्पॉट पे रखना चाहिए, कांग्रेस के भी जो भी चीजें उजागर करनी चाहिए, उनके भी फ्लॉज के बारे में बात करना चाहिए, बीजेपी के फ्लॉज के बारे में बात करो, आप अलग अलग पार्टीज के फ्लॉज के बारे में बात करो, बट देन वेरी इंक्लाइंड बायस्ड ओपिनियन, बायस्ड कंटेंट। So cockroach जनता पार्टी is following one person this मतलब it's a totally propaganda. अब अगर ये इन लोगों को फॉलो नहीं करता तो प्रोपेगेंडा नहीं होता। आप उनके फीड पोस्ट देखेंगे, अच्छा वायरल अभी मैं चेक किया 14.7 मिलियन फॉलोअर्स। Yeah, I saw. ठीक है, 14 in 4 days, 4-5 days. हाँ 3 days. Yes.
पर उसमें से 60% बॉट अकाउंट्स हैं। बॉट इट्स अ फेक अकाउंट। सुनिए, अब उन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, नेपाल में बैठे हुए एंटी नेशनल फोर्सेस, एंटी नेशनली बॉट अकाउंट्स, ठीक है, जो जिनके पोस्ट 1 रहते हैं, फॉलोअर्स 0 होते हैं, फॉलोइंग 2000 होती है, बॉट अकाउंट होते हैं। ये बॉट अकाउंट्स आर फॉलोइंग कॉकरोच जनता पार्टी। 60 to 65% बॉट अकाउंट खरीदा हुआ है इन्होंने, इसलिए इनकी वायरलिटी बढ़ गई है। जेन्युइन अकाउंट इनको 30-35% ही फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, बाकी 25% आपसे 35% अगर जेन्युइन अकाउंट्स हैं, 25% हम पकड़ लेते हैं कि ट्रेंड जो भेड़ चाल के मेंबर्स हैं, जहां पे एक भेड़ गई वहीं पे सारे भेड़ जाना चालू कर दी। 25%, 25 और 35 हो गए 60%, 35 प्लस 25 हो गए 60%। 40% you can say, let's say I'm all decreasing the figures, 40% are bot accounts। 40% बॉट अकाउंट्स बहुत ज्यादा है ना, नहीं तो फ्लिप कर देते हैं इसको, 40% जेन्युइन, 60% बॉट अकाउंट्स। सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। अब अगर आप उनके फीड पोस्ट देखोगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को गाली दी जा रही है, यस, नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही है। वहां पे रीपोस्ट हो रहे हैं अर्पित शर्मा के पोस्ट, रैंटिंग गोला जो एक भद्दी सी काली औरत है जो कांग्रेस के टुकड़ों पे पलती है, अच्छा, हाँ, रैंटिंग गोला, आए दिन उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसको शी इजंट गेटिंग एनी फकिंग एक्शन आई गेस, सो शी कम्स ऑन सोशल मीडिया एंड रैंट्स अबाउट एवरीथिंग। हाँ, हिंदुओं को वो नारंगी संतरे बोलती है, ठीक है। वो नागपुर में आई थी तो उसका स्वागत काफी सारे लोगों ने किया था, अगर मैं होता तो जूता फेंक के चप्पल मारता था उसको। और वो अगर नागपुर आएगी तो मैं बताना चाहूंगा, रैंटिंग गोला, अगर आप नागपुर आई और मैं अगर वहां रहा तो आपको मेरे तरफ से तो एक जूता फेंक के मुंह पे पड़ेगा, पक्की बात। क्योंकि द काइंड ऑफ कंटेंट शी मेक्स, आप कांग्रेस के लिए काम करते हो करो, पर इतना अपने पैंट उतार के मत काम करो कि आप नंगे नजर आओ सोशल मीडिया पे, राइट। रैंटिंग गोला के पोस्ट शेयर हो रहे हैं, अर्पित शर्मा का जैसे मैंने बोला, ध्रुव राठी के पोस्ट शेयर हो रहे हैं। yes. अगर आप इन लोगों के पोस्ट शेयर कर रहे हो तो जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर नेशनल इश्यूज को सपोर्ट करते हैं या फिर राष्ट्रवादी चीजें डालते हैं, नेशनलिस्टिक कंटेंट बनाते हैं, उनकी भी पोस्ट शेयर करो, तब हम सोचेंगे और हमें लगेगा कि इट्स अ ये न्यूट्रल या प्लेटफॉर्म। आपने आम आदमी पार्टी को रिवाइव कर। अच्छा, एक और चीज, ये फंडिंग कहां से हो रहा है? फंडिंग होती है, बहुत फॉरेन सोर्सेज है, फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी वो भी फंड करती है। ध्रुव राठी जो कांग्रेस को 2011-12 तक गाली बक रहा था, वो आज कांग्रेस के खिलाफ एक बात नहीं बोलता। क्यों? कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से उसके यूट्यूब के वीडियोस, रील के वीडियोस शेयर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स को पॉलिटिकल पार्टी अपने हित के लिए, बेनिफिट के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, जेंजीज को मोबिलाइज करने के लिए, नेगेटिव मैनिपुलेशन करने के लिए, ये सब चीजों के लिए यूज करती है और इनको पैसे मिलते हैं। अगर ये इंडिया में रहते हैं ध्रुव राठी तो कब के ये निपट गए होते, जैसे शर्जिल इमाम निपट चुका है, ठीक है, जेल में आज भी। उसने एक एंटी नेशनल और बहुत ही ट्रिगरिंग, उसने इंस्टिगेटिंग दी थी, एक बयान उसने दिया था चिकन नेक को लेके, वो आज भी जेल में सड़ रहा है, उस पर अलग अलग धाराएं लगी हुई हैं। तो इंस्टिगेटिंग फॉर इंस्टिगेटिंग द पॉपुलेशन एंड यंगस्टर्स, इवन ध्रुव राठी कुड हैव बीन इन डेंजर इन द सेंस प्रॉब्लम, लीगली उसको अच्छा सा लपेट देती थी भारत सरकार। तो वैसे ही ये ध्रुव राठी जैसे जो हैं, ये अभिजीत दीपके, हाँ। ये भी यूएस में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और मुझे ये बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि एक तबका है हमारे सोसाइटी का जो जेनजीज को बेवकूफ़ बोलते हैं। यस, जेनजीज आर द मोस्ट फूलिश जनरेशन क्लैन इन द एंटायर हिस्ट्री टिल डेट। उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो लोग बिना सोचे समझे किसी भी ट्रेंड को फॉलो कर देते हैं। मैं नहीं कह रहा कि जेनजीज बेवकूफ हैं, मैं हमेशा जाता हूं, मैं कहता हूं कि जेनजीज आर द मोस्ट ब्रिलियंट जनरेशन दैट वी आर हैविंग। They know about technical know-how, they know about technology advancements. Yeah, 100%. They are aware about social media, AI, everything. They know how to use what. ठीक है, जो हम लोग को नहीं, हम लोग को घंटों लगते हैं। जेनजीज वो तुरंत सीख लेते हैं और हम लोगों को सिखा देते हैं। They are so fortunate to be born in such an era where things are changing every day and they learn it very quickly. Gen-Zs are the most powerful generation, but then if used in a positive way. True. But at the same time, they are vulnerable also. They can be easily manipulated. So that is the thing that I feel about Gen-Zs. And इसीलिए political parties, और आपको मैं बताना चाहूँगा, कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल नीट के एग्जाम जब पेपर लीक हो गई थी, तो अरविंद केजरीवाल इतने इररेलेवेंट हो गए हैं पॉलिटिक्स में, इतने ऑब्सोलीट हो चुके हैं, और
अपनी पॉलिटिकल करियर को रिवाइव करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं कि उन्होंने आके ऑन रिकॉर्ड जेनजीस से बोला कि आप सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे, कब आप कुछ करोगे, कब आप ये सारे इनजस्ट सिस्टम के खिलाफ आप कुछ करोगे. एंड कट टू 3 days बैक वी सी अ न्यू पॉलिटिकल आउटफिट कॉकरोच जनता पार्टी who has a very big hidden agenda to uproot, destabilize the government of India. जेनजीस को मैनिपुलेट करके, उन्हें मिस इन्फॉर्म करके, मिसलीड करके यहाँ पे एक मूवमेंट खड़ा करना ताकि यंगस्टर्स रास्ते पे आए और यहाँ पे अराजकता फैल जाए, जिसके वजह से भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए और जिसका फ़ायदा फॉरेन फोर्सेस ले लें. ये मेरा मानना है और जो सही भी है बहुत. दैट इज सो डीप, सो डीप. दैट मीन्स कि जेनजीस के लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या है? मोदी, इन्फ्लेशन, रिजर्वेशन और जस्ट मीम्स? नहीं, मीम्स भी हैं और बाकी सारे मुद्दे भी हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि है ना, आप कितना अवेयर हैं, आपको कितना, आप अपने ओपिनियन को कितना बैक करते हैं फैक्चुअल नॉलेज से. रिजर्वेशन के आप ऊपर बोलिए सही है, आप एग्जाम पेपर लीक के बारे में बोलिए सही है, यस, बोलना भी चाहिए. इन्फ्लेशन के बारे में बोलना चाहिए, राइजिंग प्राइसेस, ये फिर रूपी का गिरना, ठीक है, इकोनॉमी, वुमेन सेफ्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, बोलिए, सब चीज़ों के ऊपर बोलिए. यू आर फ्री टू से, यू आर फ्री टू पुट फोर्थ योर ओपिनियन, बट देन यू शुड ऑल्सो सी a little bit of political history also. When you're hammering a person, you need to also see what past governments they did, right? और हमारे आगे मतलब है ना, फ्यूचर क्या लाई करता है. तो मैं ये बोलता हूँ कि वो लोग अवेयरनेस फैलाएं, ओपिनियन क्रिटिकल मुद्दों पे रखें, पर थोड़ा सा यू नो दे शुड बी बैक्ड बाय नॉलेज, फैक्ट्स. अभी जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर है ना कुछ कंपैरिजन डाल देता हूँ, जैसे अभी की सरकार और पहली सरकारों में, तो मुझे गालियाँ पड़ती हैं कि आप है ना पुरानी कब्रें क्यों खोद रहे हैं, अभी की बात क्यों नहीं करते. मैंने कहा पुरानी कब्रें क्यों ना खोलूँ, मैं तो इससे पॉलिटिकल लेसन दे रहा हूँ आपको, हिस्ट्री, कि अगर आपको ये पता है तो ये भी पता होना चाहिए. इसी से क्या है कि आदमी एक सही ओपिनियन, न्यूट्रल ओपिनियन बनाता है. सो जेनजीज आर नॉट ओनली अबाउट यू नो मीम्स, बट दे आर ऑल्सो वेरी रेलिवेंट विद द ऑनगोइंग करंट इशूज. The power of Gen Zs is recently Nepal is the biggest example. Social media पे उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दिया, and right now Nepal's Nepal's PM is a Gen Z, and he is doing brilliant job. बहुत काम कर रहा है. तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये बना है, ये ऐसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा तो भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का पॉलिटिकल सिस्टम इतना शैलो या वीक नहीं है कि हम किसी को भी उठा के अपने देश का प्रधानमंत्री बना. ट्रू. कॉकरोच जनता पार्टी अगर वो देश हित में होगी तो चलेगी, देश हित में नहीं होगी तो लोग ही जो उसको आज फॉलो कर रहे हैं वो गिरा देंगे. जैसे अभी मैं रिसेंटली बात बताऊँ ना, ट्विटर अकाउंट विथहेल्ड कर दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी को. ट्विटर से गायब कर दिया उन्होंने. ऐसी अगर है ना वो हरकतें करते रहेंगे तो इंस्टाग्राम से भी गायब हो जाएंगे. अगर एक है ना एजेंडा चलाएंगे तो उससे भी वो गायब हो जाएंगे. नेपाल की बात मैं करूँगा तो ठीक है, वहाँ पे जेनजी का रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने एक मुहिम चलाई और उसके चलते वो करप्ट सिस्टम को निकाल के फेंक के एक अपने हिसाब का, मतलब अब जो यंगस्टर्स से अलाइन करता है, जो यंगस्टर्स के थॉट्स के साथ अलाइन करता है, उस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया. ही इज अ रैपर, ही इज अ सिंगर, एंड नाउ ही इज रनिंग द कंट्री. ही इज कूल, या. बट देन दिस सिस्टम कैन ओनली बी सूटेबल, यू नो, कैन सूट द नेपाल country, as small kind of country. Small. This can only happen in a smaller country, right, where it is not so strong. चल रहा है, रोज चल रहा है, मतलब देश चल रहा है. इंडिया जैसी कंट्री में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जेनजीज रास्ते पे आ जाएं और एक आर्टिस्ट या रैपर को अपने देश का प्रधानमंत्री बना दे. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. और ये सारे जितने भी मूवमेंट होते हैं, ये शुरू किसी और चीज से होता है और एंड किसी और चीज पे होता है. Right. आपको ये भी समझना होगा, मुद्दा जब प्रोटेस्ट शुरू होते हैं तो मुद्दा कोई अलग रहता है और एंड होते होते वो मुद्दा अलग बन जाता है. तो काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, रेवोल्यूशन होते हैं, जैसे बांग्लादेश में भी हुआ था, जिसकी वजह से शेख हसीना को उखाड़ फेंका गया, निकाल दिया गया और उसे फिर बांग्लादेश का इश्यूज आर लाइक बिटर, वेरी बैड, मतलब वो अलग ही लेवल पे, वो रिलीजन और कुछ नहीं है. नहीं, वहाँ पे ऐसा भी था कि वो थोड़ा सा पॉलिटिकली भी वो
बहुत क्रिटिकल है बांग्लादेश का, उसको Yeah. समझने के लिए हमें एक दूसरा शायद एपिसोड करना पड़े। पर वो बांग्लादेश के जो प्रोटेस्ट थे वो किसी और रीजन से स्टार्ट हुए थे, और वो आते 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 वो पूरा चेंज हो गया नैरेटिव, और ऐसा नैरेटिव चेंज हो गया, वो रिलीजियस इशू बन गया, फिर वो एंटी इंडिया बन गया। यस फिर शेख हसीना को निकाल के फेंक दिया गया, उसको तो हमने अभी रेफ्यूज, मतलब हमने उसे बना दी है। शेख हसीना इज इन इंडिया, राइट सो वी शेख हसीना इज ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू आवर गवर्नमेंट की उसको Yes. बचाने में है ना इन्होंने सहयोग किया। पर भारत में ये सारे इश्यूज ऐसे इतने जल्दी नहीं हो सकते, यू नो। नेपाल, बांग्लादेश के जो रेवोल्यूशन हुए हैं, जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ था, इट वाज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड, मतलब इसमें बनाए गए, yes. फॉरेन फोर्सेस का बहुत हाथ रहता है। क्योंकि आप देखिए कि ना हमारे नेबर्स जो हैं वो हॉस्टाइल नेबर्स हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान टू बी वेरी प्रिसाइज, नेपाल, फिर हो गया हमारा भूटान, हो गया म्यांमार, हो गया श्रीलंका, हो गया। तो मोस्ट ऑफ द नेशंस में वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है, यस इंस्टेबिलिटी है। तो ये बहुत बड़ा एफर्ट है कि भारत में भी ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर दें, पर भारत में नहीं हो पा रहा। तो जो फोर्सेस हैं जो भारत में इंस्टेबिलिटी लाना चाहती हैं, वो अलग अलग पैंतरे इस्तेमाल कर रही हैं, अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी इज अनदर टूल टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन इंडियन सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। यस डेफिनेटली। रिसेंटली बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने चिकन नेक को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे स्ट्रांग होगा हमारा वो 22 किलोमीटर का जो एक एरिया है, Yes. चिकन नेक जिसे बोलते हैं, हाँ. उसको लेके बांग्लादेश भी आए दिन धमकियां देते रहता है, बिल्कुल। गीदड़ भपकी देते रहता है। फिर उसके बाद हमारे देश में कुछ बैठे हुए जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो आज जेल की हवा खा रहे हैं, जैसे शर्जिल इमाम, उसने ओपनली बोला था कि हम लोग, अगर हम 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए तो हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से टोटली अलग कर सकते हैं। अगर हम जाके चिकन नेक पे बैठ गए वो एरिया में और हमने उसको कट कर दिया कि भारत की रिसोर्सेस नॉर्थ ईस्ट तक ना पहुंचे, तो हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। और इसी को बचाने के लिए कांग्रेस की पूरी इकोसिस्टम लगी हुई है कि शर्जिल इमाम को जेल से बाहर ला दिया जाए। एक ऐसे इंसान को बाहर ला दिया जाए जिसने ऐसे स्टेटमेंट्स पब्लिकली दिया है। ऐसे इंसान को तो जेल में नहीं रखना चाहिए, इसे फांसी पे लटका देना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों के लिए कोई सिंपैथी नहीं जो हमारे देश के लिए ऐसी फालतू की बयानबाजी करते हैं, जो हमारे देश में रह के हमारे देश को ही टुकड़ों में बांटने का बात करते रहते हैं। ऐसे लोगों को जीने का ही कोई हक नहीं है। अगर शर्जिल इमाम को कल भारत की सरकार फांसी पे चढ़ा देती है तो मैं जाके बाहर मिठाइयाँ बांटूंगा। और यही कांग्रेस कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है ना, यस आप देश के लिए काम करते हो ना। तो बीजेपी और आप तो राइवल्स हैं, पर कुछ कुछ मुद्दों पे आपको साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कोई इंसान ऐसे बेबुनियाद और ऐसे इनसेंसिटिव रिमार्क दे रहा है, और ऐसे रिमार्क दे रहा है कि है ना देश के 2 टुकड़े कर देंगे हम, और आप उसे बचाने के लिए पूरा इकोसिस्टम झोंक दे रहे हैं, अपने लॉयर जो आपके लीडर्स हैं, वो लॉयर्स भी, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स हैं, वो सारी इकोसिस्टम आप उसके पीछे लगा दे रहे हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक ऐसे इंसान को बचाने के लिए लगी हुई है जिसने भारत को 2 हिस्सों में बांटने की बात की थी। और अगर बंगाल में बीजेपी का ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये सारे मुद्दे अगर कोई और सरकार रहती, ममता बनर्जी रहती, तो ये मुद्दे कभी सॉल्व ही नहीं होते और वहाँ की स्थिति और बदतर हो जाती। यस ये तो एक कालचक्र है, घूम के वापस वहीं आता है। पश्चिम बंगाल में ऐसा चेंज वो यंगस्टर्स ने लाया, वहाँ की जनता ने लाया कि पूरा देश देख रहा था, चाहे जम्मू कश्मीर हो या कन्याकुमारी, चाहे वो गुजरात का कच्छ हो या फिर आसाम, पूरे चारों कोने में अगर किसी इलेक्शन की बात हो रही थी और वो रात बंगाल इलेक्शन की बात हो रही थी, क्योंकि उस रात जिस दिन अगले दिन रिजल्ट आने वाले थे, उस रात के 3 बजे तक हम लोग जग के बंगाल के बारे में बात कर रहे थे। मेरा क्या लेना देना बंगाल से? मैं नागपुर में मेरा काम है, महाराष्ट्र में मेरा काम है, मैं हूं यूपी से, मेरा बंगाल से क्या लेना देना? वो चाहे रहे या जले या क्या कैसी भी स्थिति हो जाए, पर बंगाल क्योंकि हमारे देश को उसने रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे लोग, सत्यजीत रे ऐसे लोग, स्कॉलर्स लोग दिए हैं जो नॉलेज के मतलब ट्रेजर हैं। तो हम उस स्टेट को कैसे डूबता हुआ देखें। एंड आपके सामने बैठे रुचि भट्टाचार्य, आप भी बंगाल से हैं। यस। तो हम लोग स्थिति देख रहे थे। मैं तो बंगाल इलेक्शंस को बहुत पहले से फॉलो कर रहा मतलब हमारे घर में सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो गया था कि चल रहा है एंड शाम को रात लेट नाइट तक टीवी पे सिर्फ वही चल रहा था, बंगाल इलेक्शन एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। द रिजल्ट इज लाइक इनक्रेडिबल। रिजल्ट बहुत अच्छे थे। Yes. मैंने तो ऐसा
मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हंग हाउस हो जाएगा, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, वहाँ पे हंग हाउस होके स्टेलमेट आ जाएगा, फिर प्रेसिडेंट रूल लगेगा, फिर 6 महीने बाद वापस इलेक्शन। ऐसा लगा था बट नहीं हुआ, लैंडस्लाइड। रिजल्ट इज बहुत ज्यादा। और इसी के चलते अभी जो आपने चिकन नेक की बात करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Yes. और अभी जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द टोटल कंट्रोल Right. ऑफ द चिकन नेक, दैट इज सो कॉल्ड चिकन नेक, जो भारत का पार्ट है। और उस पे फिर है ना बॉर्डरिंग है, फेंसिंग है, वहाँ पे इंफ्रा 120 किलोमीटर की बॉर्डरिंग है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे ऐसा है कि आप डिफेंस इंफ्रा बढ़ा सकते हैं, आप नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, रोड नेटवर्क हो गया है, सारी कुछ चीज़ें, पोर्ट वोर्ट, वो सारा कुछ स्ट्रेंथन करके वो भारत जो बांग्लादेश बोलता है कि हम चिकन नेक को अलग कर देंगे भारत से, ऐसा भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश का जो एक पार्ट है वो रंगपुर है, हाँ, वही अलग हो जाए, वही बांग्लादेश का अलग हो जाए। तो है ना, इसके चक्कर में कहीं वो अलग ना हो जाए। तो मैं तो यही आशा करूँगा कि वही अगर वैसा हो गया तो और अच्छी चीज़ हो जाएगी भारत के लिए। पर दिस द गवर्नमेंट, शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, इसने सबसे अच्छा, ये इनके Manifesto संकल्प में पत्र में था yes, हाँ। कि हम है ना वो उसको भी डेवलप करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, और जो जो स्कीम्स रुकी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको हम रीओपन करेंगे वापस। सेंट्रल गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ अथॉरिटी मिलनी चाहिए वहाँ वहाँ हम लोग उनको अथॉरिटी दे देंगे। एंड ही इज डूइंग रियली ग्रेट जॉब। मतलब अभी से ही शुरू हो गया सब कुछ, जैसे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं वैसे ही वैसे ही होना भी चाहिए बंगाल में, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे इश्यूज हैं। कास्ट, रिलीजन, आइडियोलॉजी, ये तीनों चीजों में जेनजीज का फोकस किस पे सबसे ज्यादा रहता है? रिलीजन में तो नहीं, रिलीजियस है वो जेंजी, हमसे ज्यादा जेनजीज रिलीजियस है अगर देखा जाए तो। क्योंकि वो अगर आप ना रिलीजन को एक है ना मॉडर्न वे में प्रेजेंट करो तो वो रेजोनेट करते हैं, और वो है ना अपने आप को इंक्लूड भी करवाते हैं उसमें सारी चीजें, जैसे भजन जैमिंग का कॉन्सेप्ट है। यस, भजन जैमिंग गॉड, मतलब ये बहुत न्यू चीज है, बट कर रहे हैं लोग, यंगस्टर्स ही आते हैं उसमें। हाँ, तो यंगस्टर्स रिलीजियसली अवेयर भी हैं, दे आल्सो टेक प्राइड इन देयर रिलीजियस आइडेंटिटी, पर एक नए तरीके से अगर आप प्रेजेंट करो तब। अगर आप पुरानी तौर तरीके से प्रेजेंट करोगे तो वो बोर हो जाएंगे, क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट रहता है। मैंने जेंजीज को देखा है, सम कैफेस मतलब मैं जाती हूँ, वहाँ पे बैठे रहते, लिटरली 4-5 दोस्त आते हैं साथ में, ऑल आर जेंजीज, एंड वो बैठ के क्या करते हैं, या तो मोबाइल में गेम खेलते हैं, एक दूसरे से बातें ही नहीं करते, इंटरेक्ट ही नहीं करते। ये तो हम लोग भी करते हैं, मतलब उन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फोन से इतना एडिक्ट हो चुके हैं कि हम लोग अगर हम 4 लोग कैफे में चिल करने जा रहे हैं, हाँ, और चार दोस्त क्यों मिलते हैं बातचीत करने के लिए, कि हम एक साथ जाएंगे कैफे में, या फिर कहीं पे भी एंजॉय करेंगे, बातचीत करेंगे, पर वहाँ पे भी जाके हम फोन पे लगे रहते हैं। सब 4 दोस्तों को आप देखिए तो फोन पे लगे रहेंगे। तो ये पैटर्न सिर्फ जेंजीज का ही नहीं है, हमारी भी प्रॉब्लम है। Is it? Yeah, this is about all that about means boys, oh my god. फोन एडिक्शन होता है। And what is the difference between boy and girl Gen Z? There's no difference. आजकल आप देखिए कि लड़के जो हैं वो लड़कियों के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लड़कियां जो हैं वो टॉमबॉय बने घूम रही हैं, तो there's no difference. There's वो फ्लूइडिटी बोलते हैं ना, जेंडर फ्लूइडिटी बोलते हैं उसे। हाँ, तो वो आ चुकी है, तो मतलब अभी कोई फीमेल मेल वाला सिस्टम नहीं है। they preferred LGBTQ and plus बहुत ज्यादा है। We are living in a generation of pronouns. Pronounce they themselves. हाँ, जी। So Gen Z इंडिया को increasingly polarized बना रहे हैं। Is it true or wrong? Polarize मतलब मैं समझा नहीं, मतलब ये जनरेशन ज्यादा pragmatic and सेंचुरिस्ट जो होते हैं ना, वो उस फील्ड में जा रहे हैं, मतलब या तो एक्सट्रीम वे में जाते हैं या तो न्यूट्रल रहते हैं। नहीं, एक्सट्रीम्स में है थोड़ा, क्योंकि इनकी एक्शंस भी बहुत एक्सट्रीम रहती है, न्यूट्रल नहीं रहती। हाँ, जैसे हम लोग थोड़ा सा अपना हम सेंसिबली सोचते हैं किस चीज, जैसे कुछ करने से पहले 2 बार सोचते हैं, या फिर ऐसा हो गया कि हम अगर कुछ ओपिनियन अगर रखते हैं, हाँ, तो उसके पहले हम ही खुद सोच लेते हैं कि ये ओपिनियन कैसा रहना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होना चाहिए, तो आगे पीछे जाके। पर द जनरेशन दिस इज अ लिटिल हाइपर विद देयर एक्शंस, एंड दे डू नॉट, आई थिंक दे नॉट एवरीवन, बट देन देयर इज अ यूथ सेक्शन जो सोच विचार नहीं करता चीज़ों को सामने रखने से। सो दे कैन बी, इट कैन बी सेड दैट यस दे आर एक्सट्रीम्स विद देयर एक्शंस, एंड पोलराइज तो कर ही रहे हैं, मतलब उनके एक्शन से काफ़ी सारी चीज़ें पोलराइज हो जाती है, एक ट्रेंड सेट हो जाता है, लोगों का सोचने का तरीका बदल जाता है। तो डेफिनेटली दे आर लाइक एक्सट्रीम इन देयर एक्शन, एंड ऑल्सो दे आर लिटिल पोलराइजिंग ऑल्सो। Gen Z preferred good influencer than good political leaders. Is it true? Of course, yes.
अब वो इन्फ्लुएंस, क्योंकि ऑफ कोर्स जो जितना दिखता है, मतलब जितना ग्लैमरस दिखता है वही चीज़ बिकती है आज। पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो करते हैं, पर अगर उनके सामने आपने किसी इन्फ्लुएंसर को रख दिया तो डेफिनेटली दे चूज इन्फ्लुएंसर ओवर पॉलिटिकल लीडर। और पॉलिटिकल लीडर भी अगर वो इन्फ्लुएंसर जैसा हो तो पॉलिटिकल लीडर को पसंद करेंगे, किसी लेम पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करेंगे। जैसे टू बी वेरी प्रिसाइज हमारे प्रधानमंत्री हैं, ही इज मोर ऑफ अ इन्फ्लुएंसर आल्सो, ही नोस हाउ टू यूज सोशल मीडिया। तो यंगस्टर्स दे लाइक नरेंद्र मोदी, राइट? राघव चड्ढा राघव चड्ढा को भी यंगस्टर्स, जेंजीज टू बी दे हैड अ मैसिव फैन फॉलोइंग, they love राघव चड्ढा because they align, they resonate with the vibe, and these leaders also know कि जेंजीज या फिर यंगस्टर्स के साथ कैसे ब्लेंड होना। तो ये उनके तरीके से चीजें करते हैं, सोशल मीडिया पे कॉन्डक्ट करते हैं। दैट्स द रीजन द यंगस्टर्स दे फॉलो सच लीडर्स। अगर आप किसी रैंडम लीडर को उठा के रखेंगे कि आप इसको फॉलो कर, जैसे अरविंद केजरीवाल को, अब पहले तो बहुत फॉलोइंग थी, अब अगर अरविंद केजरीवाल को एक जगह आप रखेंगे, दूसरी जगह आप अपूर्वा को रखेंगे, मखीजा जो रेबेल किड है, तो लोग रेबेल किड को पसंद करेंगे, भले वो कितनी भी बकवास क्यों ना करती हो। बट शी मेक कॉन्टेंट्स विच इज रिलेटेबल, मतलब लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेबेल किड को लोग रिलेट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा रेबेल किड को देखती हूँ। आई लव वॉचिंग हर बिकॉज वो जिस तरीके से बात करती है ना, मतलब शी लाइक, ठीक है यार, वो लगता ही नहीं है कि वो कैमरे के सामने बात कर रही है। हाँ, वो जो है उसके मन में वो बोल देती है। शी इज लाइक सो रियल एंड ठीक है ना, ऐसा है वैसा है, ये लड़के ने ये बोल दिया, वो लड़के Very blunt. she is really rebel. Very blunt. So, yeah. She is very blunt with her opinion. हाँ, I love her. I love Rebel Kid. Rebel Kid. Yeah. So अभी रिसेंटली एक जेंजी क्रिएटर ही है, नाम इज आर्यन केल्विन। उसका ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे नाम ले लो और आप इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम क्रैक कर लोगे। उसके पास इतने व्यूज है जो समटाइम्स विराट कोहली के कोई भी रील में नहीं आता, उसके पास इतने व्यूज आता है। एंड द चैलेंज देता है वो इंस्टाग्राम को कि ये 50 मिलियन व्यूज जाएगा, एंड वो जाता है। this kind of attitude, this kind of what confidence he has, my God. आर्यन कैल्विन। इसका मेन अकाउंट कौन सा है? आर्यन कैल्विन। अमन पंडित कौन है? इसका नाम है आर्यन कैल्विन, का नाम अमन पंडित है। ओ, अमन पंडित है कि इसका नहीं, यही है शायद, यही है ना। आर्यन केल्विन एक है अमन पंडित, इसका नाम अमन पंडित है। ओके। 12 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। एंड व्यूज इज इंसेन। और वो बोलता है कि मेरे नाम ले लो, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। 20 मिलियन लाइक, मतलब व्यूज तो जबरदस्त होंगे। या द कॉन्फिडेंस ही हैज, इंसेन। मतलब इसके व्यूज बहुत सारे मिले। 5000 और लेवल ऑफ क्यूटी मामा अभी तुरंत भेज रहा बाबू तुमको 2 मिनट। हाँ देखो चल गया। खाना खाई? हाँ बाप, पापा का दवाई खत्म हो गया है, 100 रुपया चाहिए। अच्छा ठीक है मम्मी अरेंज करते हैं। अबे भाई पापा, हम जो लड़की से प्यार करते हैं ना, उसका बाप को सब कुछ पता चल गया। क्या प्रॉब्लम, मतलब हाँ ठीक, इसका अकाउंट तो बहुत जबरदस्त है एंड व्यूज आर इंसेन। और वो बोलता है मेरे नाम ले लो और आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। करेक्ट, वायरलिटी है इसमें, मतलब सोशल मीडिया पे चल सकता है, ये चल ही रहा है प्रोडक्ट। एंड आई डोंट नो ही इज जेंजी और मिलेनियल। आर्यन, अगर आपके फीड में हमारे वीडियो आया, आप बताना आप जेंजी हो कि नहीं। यस। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है पर ये इतने वायरल है? पता नहीं, आप बताइए क्यों वायरल है एज अ जर्नलिस्ट? नहीं, क्योंकि वो कंटेंट वैसा बनाते हैं ना, मतलब ये मासी कंटेंट है, मतलब ये ना एक जो मासी तबका है, एलिट कुछ परसेंटेज है और एकदम गरीब कुछ परसेंटेज है, बीच में सब मिडिल क्लास वाला तबका है जो मासी क्राउड बोलते हैं, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये उनके लिए कंटेंट बनाता है और ये वही लोग फॉलो करते हैं और एंटरटेनिंग कंटेंट है। एंड वो ब्रांड्स, आई डोंट थिंक उसके पास ब्रांड्स आता है, क्योंकि ब्रांड्स के लिए वो अप्रोच करता है कि ये मेरे ब्रांड्स है। वो वायरल हो सकते हैं, पर ब्रांड्स अप्रोच करें इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स एक ऐसे इंसान के साथ रेजोनेट करना चाहता है जो उनके ब्रांड के साथ जस्टिस करे, रेजोनेट करे, राइट। अगर मैं लेट्स से
अब मैं कैटेगराइज नहीं करना चाहता, पर ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं इनके पास ब्रांड्स नहीं आते, क्योंकि वो अपना उनका नीश डिसाइडेड है, उनका क्लाइंटेल डिसाइडेड है, उनको कहाँ पहुँचना है वो डिसाइडेड है। और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भले इनके व्यूज 200 मिलियन 300 मिलियन होंगे, Right. पर वो ब्रांड के लिए वो वर्थ नहीं, मतलब इट कैन नॉट वर्क फॉर द ब्रांड के लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उससे। क्योंकि अगर ये जो लोगों को केटर करते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, वो 1000-2000 रुपए की चीज़ ले सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। पर अगर कोई ब्रांड जिसका प्रोडक्ट ही 10,000 रुपए का है, 12,000 रुपए का है, वो नहीं रीच आउट करेगा और काम कराएगा इनसे, क्योंकि टिकट साइज भी मैटर करती है ना। अभी कितना भी पुश कर दिए, पर इसका ऑडियंस 10,000 का प्रोडक्ट नहीं लेने वाली। अगर ये ना समझो 1000-2000 या फिर 500-600 के प्रोडक्ट अगर प्रमोट करेंगे तो वो बिकेंगे। 10-15-20 हज़ार के प्रोडक्ट नहीं बिक सकते, और वैसा ब्रांड भी नहीं जाएगा। आपके पास कैसे ब्रांड्स आता है? मेरे पास तो ब्रांड आते ही नहीं। वो कहते हैं कि आप बहुत आउटस्पोकन है, आते हैं मेरे पास ब्रांड, पर मैं भी बहुत पिकी हूँ ब्रांड्स को लेके। ओके। कि मैं जिससे रेजोनेट करता हूँ, जिससे मेरा ऑडियंस रेजोनेट करता है, या फिर मैं उनको है ना लाइक आई कैन डू जस्टिस टू देम, आई कैन गिव माई प्रॉपर सर्विस टू देम, मैं वैसे ही ब्रांड के साथ काम करता हूँ। तो मोस्टली तो ऐसा होता है कि मैं, क्योंकि बहुत अप फ्रंट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और मेरा पॉलिटिकल कंटेंट रहता है, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, पर वो ये भी सोचते हैं कि यार ये बोलता बंदा है ना, तो लोग सुनते हैं, तो देन उसके ऊपर वो आते हैं। मतलब दैट इज़ माई USP, एंड द ब्रांड्स दे अप्रोच मी एंड देन आई वर्क फॉर देम। सो या दैट इज़ द थिंग। एक बार तो ऐसे ही हुआ था, मैं आपको इसके पहले ही बता रहा था, एक मोबाइल ब्रांड है, उनके साथ एक कैंपेन शूट होने वाला था मेरा, और मैंने मीटिंग्स कर ली, सब कुछ कर लिया, पर वो कैंपेन कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ वो, मतलब फ्लोर पे आए नहीं। तो मैंने पूछा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा कि भाई वो क्या है, वो मतलब कैंपेन क्यों नहीं हो रहा, मैं कितने दिन से वेट कर रहा हूँ, और वो कैंपेन दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ हो गया, पर आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ फाइनल वर्ड। तो ही सेड दैट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अकाउंट, एंड दैट्स द रीजन द ब्रांड डजंट वांट टू एसोसिएट विथ यू, बिकॉज पहले से ही कुछ इंडिया चाइना का कुछ चल रहा है, और वो चाइनीज़ ब्रांड था, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसी मुद्दा है तो फिर देन लेट्स कट द टॉपिक, लेट्स नॉट टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज अगर ब्रांड को इशू है मेरे कंटेंट से, मैं कंटेंट तो नहीं रोक सकता अपना, Right. मैं उनके हिसाब से तो कंटेंट नहीं बनाऊंगा। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ महीनों बाद मुझे एक और इंसान ने वही ब्रांड से अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि आपके साथ हमें काम करना है। मैंने कहा ये ब्रांड को मेरे अकाउंट से, मेरे से रेजर्वेशंस हैं, मतलब दे डोंट वांट टू वर्क विथ मी बिकॉज माय कंटेंट इज हेविली पॉलिटिकल। राइट। बोले नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने कहा है कि आपके साथ काम करना है। मैंने कहा यार पास्ट में तो उन्होंने मेरा अकाउंट रिजेक्ट कर दिया था। तो बोले वो केस नहीं था भैया, जो काम कर रहा था उसको आपका कंटेंट नहीं पसंद था, वो बंदे को, ब्रांड को कोई इशू नहीं था, वो लड़के को आपके कंटेंट से इशू था। दैट्स द रीजन उसने अपने बेसिस पे आपका जो नाम था लिस्ट में से इन्फ्लुएंसर्स के वो हटाया था, क्योंकि आप उसको पर्सनली नहीं पसंद थे। अब बताइए, ब्रांड को कोई इशू नहीं था, वो लड़के को मेरे से इशू था, इसलिए वो ऐसा पूरी कहानी उसने किया, बनाया, और फिर मेरे को उसने दिया था। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। आपको क्या लगता है मेरे पास कैसे ब्रांड्स आएगा? आपके पास अच्छे ब्रांड्स आएंगे। यू आर एलिगेंट, यू टॉक नाइसली, यू कंडक्ट योर सेल्फ नाइसली, यू डोंट डू लाइक अभी जैसे आर्यन केल्विन बोला तो वो बहुत लाउड कंटेंट बनाता है। राइट। आप ऐसा कंटेंट नहीं बनाते, तो आपके पास ब्रांड्स आएंगे, डेफिनेटली ब्रांड्स आएंगे। जो ब्रांड्स आपकी पर्सनालिटी से रेजोनेट कर पाएगा, अलाइन कर पाएगा, जिसको लगता है कि आप उनके साथ जस्टिस करोगे ब्रांड के साथ, ठीक है, वो डेफिनेटली आपको, जैसे कि लाइकवाइज आप कैमरा में देख के बता सकते हैं, ताकि ब्रांड्स आपको देख के मेरे पास आ जाए। जैसे फूड हॉस्पिटैलिटी के ब्रांड्स होते हैं, फूड ब्रांड्स होते हैं, या फिर फैशन एंड लाइफस्टाइल के ब्रांड्स होते हैं, तो दे कैन कम टू यू। रियल एस्टेट के होते हैं, रियल एस्टेट में यू कैन डू अ गुड जॉब बिकॉज यू स्पीक नाइसली। Okay. तो ऐसे ब्रांड्स डेफिनेटली आपके पास आएंगे, और आना भी चाहिए। प्लीज़ इनको कुछ कोलैबोरेशंस दीजिए आप ना, मेरे रिकमेंडेशन से। प्लीज, विनय सर बोल रहे तो आना चाहिए। नाउ वी जंप टू अगेन जेन ज़ी एंड पॉलिटिक्स। इंडिया में 18 इयर्स वोटिंग एज है जो वोट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है 16 होना चाहिए या फिर 21? 21 होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि 16 बहुत कंट्रीज में है 16 है, पर वो अब वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, भारत जैसा देश भी नहीं है जहाँ पे 140 करोड़ 145 करोड़ की जनसंख्या हो। Yes. वैसा देश नहीं है, वो मैनेज हो जाता है, एक फेज में उनके इलेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे 8-8 फेज में इलेक्शन होते हैं लोकसभा, यस, और और असेंबली इलेक्शन भी हो जाते हैं, 2-2 3-3 फेजेस में होता है। इतना बड़ा जनता है, इतने बड़े, और वो जो कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे एक रिलीजन 2 रिलीजन का ही कॉन्सेप्ट है। True. यहाँ पे 1000 रिलीजन है, 1.5 लाख लैंग्वेजेस हैं, लोग इतने हैं,
और 145 करोड़ अगर जनसंख्या है तो 140 करोड़ ओपिनियन है, तो आपको ऐसे देश को मैनेज करना ईजी नहीं है। और टू बी वेरी प्रिसाइज, वोटिंग करने वाले भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपना विवेक का इस्तेमाल करके वो अपने एक्शंस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि वो सही सरकार चुन के ला के दें। अगर हम 16 कर देंगे तो कल को ऐसी वो रैपर जैसा कोई प्रधानमंत्री हमारे सर पे बैठा देंगे और फिर देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये भारत जैसे देश को एक रैपर नहीं चला सकता। नो, एक जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग, इंडिया इज कॉम्प्लेक्स लाइक एनीथिंग। इंडिया कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे एक ऐसा इंसान चाहिए जो थोड़ा हंटर भी चलाए, क्योंकि यहाँ पे एक परिवार में 5 बच्चे होते हैं तो उसमें से 2 सही निकलते, 3 खुराफाती निकलते हैं, और वो 3 को सही ट्रैक पे लाने के लिए बाप है ना हंटर चलाता है। तो भारत में भी लोगों को ट्रैक पे रखने के लिए थोड़ा बहुत हंटर की ज़रूरत है, और वैसा ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही भारत को चला सकता है। आपको क्या लगता है मोदी जी के बाद मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में कौन आ सकता है? मोदी जी के बाद ऐसा ही होना चाहिए जो उनके जूते में फिट हो पाए, क्योंकि वो एक ऐसा बार सेट करके जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी को अलाइन करके बात नहीं कर रहा, पर नरेंद्र मोदी एज अ पर्सनैलिटी ही इज सेटिंग सच अ ह्यूज एंड हाई बार कि हम लोग उससे कम में सेटल ही नहीं हो पाएंगे। भारत की जनता ही सेटल नहीं हो पाएगी। मतलब अगर वैसा पर्सनैलिटी वो बार पे छोड़ के जा रहा है और वो सेट करके जा रहा है, तो वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट एनीवन बिलो दिस। एग्जैक्टली, वी वांट आइदर इक्वल और वन स्टेप अहेड। तो जो भी है, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, पार्टीज सेकंड इन लाइन को भी कंडीशन कर रही है, मतलब बना रही है कि इनके बाद कौन, उनके बाद कौन। भारतीय जनता पार्टी आज इतनी ऑर्गेनाइज क्यों, कांग्रेस पार्टी क्यों बिखरी हुई है? क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई फेस ही नहीं फेस ही नहीं है। यस, अब ये राहुल गांधी कहते रहते हैं, ठीक है। मेरे को है ना राहुल गांधी से कोई है ना जागती तो प्रॉब्लम है नहीं, किसी को जैसे भी नहीं नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन है वैसे राहुल गांधी भी पॉलिटिशियन। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट भी इतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है जितनी प्राइम मिनिस्टर की होती है। ट्रू, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्राइम मिनिस्टर का। जितना देश प्राइम मिनिस्टर चलाता है उतना ही देश लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी चलाता है। पर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, जोक मारते रहते हैं, छीट मतलब तंज कसते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मीम्स वाली बातें करते हैं, इररेलेवेंट बातें करते हैं, कोई सीरियस बातें नहीं है, नॉलेज इनकी जीरो है। किसी ने उठ के अगर रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ट्रू। नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर, मैं क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की बताऊं? क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल करियर में स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ किया। यस, वो कार्यकर्ता थे, सीधा कार्यकर्ता से उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे ना प्रधानमंत्री बनना है, मैं बीच का काम नहीं करूंगा। ये कार्यकर्ता, फिर ये नेशनल कमिटी में जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं प्रभारी बनूंगा, फिर मैं चुनाव प्रभारी बनूंगा, फिर मैं मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैं जाके घर में सोता हूँ या फिर मैं अपने फॉरेन टूर्स करते रहता हूँ। जब मेरी एज होगी और मैं प्रधानमंत्री बनने का मेरा टाइम आएगा तो मेरे को बना देना। ऐसा नहीं बोला ना। राहुल गांधी ने आज तक क्या किया? इनकी 10 साल सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, 2 टर्म UPA 1 एंड UPA 2। राइट। राहुल गांधी चुन के 2004 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और उस टाइम ये ब्लू आइड बॉय, और ही वाज वेरी फेमस, और यंगस्टर्स इसको फॉलो करते थे राहुल गांधी को। ये बहुत फेमस था। राइट। मतलब MTV यूथ आइकन जब पहले आता था हमारे टाइम में, यूथ आइकन करके एक सेगमेंट चलाते थे, वहां पे राहुल गांधी वाज अ विनर एंड पीपल यूज्ड टू डाई फॉर हिम। गर्ल्स वर क्रेजी अबाउट हिम, यंगस्टर्स वर क्रेजी अबाउट राहुल गांधी। They thought that we got a new leader, new face, a charming face in Indian politics. आपको PM बनना है, आपको रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठना है, सबसे हाईएस्ट चेयर पे बैठना है। तो मुझे बताइए 10 साल आपकी सरकार थी तो आपने क्या एक मिनिस्ट्री संभाली? आपने जाके अपनी माता श्री को, जो पावर हाउस थी, उनको जाके आपने बोला कि मुझे ये मिनिस्ट्री दो, मुझे समझना है कि काम कैसे होता है, पॉलिटिकल सर्कल्स में कैसे काम होता है, मिनिस्ट्री में कैसे काम होता है, कैसे फाइलें क्लियर होती है, कैसे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कैसे उसे फ्लोट के एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे अलाइन करते हैं हम लोग स्टेट के साथ। क्या वो सीखा आपने? जब कांग्रेस की सरकार हाशिए पे आ गई 10 इयर्स बैक, 10 इयर्स बाद 2014 में सरकार गिरी इनकी, बीजेपी की सरकार आई, तो क्या इन्होंने सोनिया गांधी के पास जाके बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी बहुत वीक हो गई है जमीनी स्तर पे, तो एक काम करता हूं, मुझे नेशनल पॉलिटिक्स से संन्यास लेना है, मैं जाऊंगा स्टेट पॉलिटिक्स में और जाके स्टेट ग्रासरूट पॉलिटिक्स में काम करूंगा और मैं समझूंगा कि कहां कमियां हैं और वो कमियों को मैं सही करूंगा, वो गड्ढों को मैं भरूंगा और स्टेट लेवल से, रीजनल लेवल से, ग्राम पंचायत लेवल से, सबसे लोएस्ट लेवल से अपने पार्टी को वापस बढ़ाना शुरू करूंगा और फिर हम लोग नेशनल
इलेक्शंस लड़ेंगे और हम जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। इसको बोलते हैं एथिकल पॉलिटिक्स, राइचियस पॉलिटिक्स, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। क्या राहुल गांधी ने कभी ऐसा किया? भले ही सेंटर में उनकी सरकार गिर गई थी, काफी सारे राज्यों में उनकी सरकार थी, महाराष्ट्र में थी, मध्य प्रदेश में भी थी, छत्तीसगढ़ में थी, राजस्थान में थी। आप जब सचिन पायलट नेशनल पॉलिटिक्स से स्टेट पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, वो गए कि उन्हें फेंका गया, ये पता नहीं, फेंका ही गया होगा। सचिन पायलट इतने बड़े कद्दावर नेता हैं और वो अगर नेशनल फ्रंट पे आए तो शायद कांग्रेस को बहुत लाभ होगा उस चीज का, पर उन्हें भी स्टेट में फेंक दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी स्टेट में फेंक दिया गया, उन्हें ना एकदम साइडलाइन कर दिया गया। सचिन पायलट को साइडलाइन कर दिया आपने शशि थरूर को साइडलाइन करके रखा हुआ है। आपको जब एक ही फेल्ड चेहरे को अगर आपका नेशनल आइकन बना के चलना है एंड फेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बना के चलना है तो कोई अलाइन नहीं करेगा। आप ही के पार्टी वाले उसके खिलाफ गड्ढे खोदना शुरू कर देंगे, जो कि हो रहा है। राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हैं पर पीठ पीछे उन्हीं के खिलाफ बात करते हैं। कांग्रेस इतनी शैलो पार्टी हो चुकी है। राहुल गांधी ने कभी इतना रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं किया ना। And right now he is 55 years old and still he is doing kiddish kind of behavior. मुझे ताज्जुब होता है कि इस पड़ाव पे आके भी राहुल गांधी इज नॉट सीरियस। एंड अगर भले उसको फैमिली प्रेशर होगा कि नहीं भाई गांधी परिवार है तो नेशनल पॉलिटिक्स में रहेगा, आप स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा रुतबा उतना है कि हम नेशनल पॉलिटिक्स पे ही रहेंगे। राइट। आप तो चेंज ला सकते हो ना, आप अपने फैमिली में चेंज ला सकते हो। आप बोल सकते हो कि नहीं मुझे नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं रहना, मैं जाऊंगा राज्यों को और अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम करूंगा, मुख्यमंत्री के साथ काम करूंगा, वहां पे समझूंगा चीजों को। मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संन्यास लूंगा 5 साल के लिए। मैं ग्रास रूट लेवल पे अपने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसे रिवाइव करूंगा और फिर हम लोग नेशनली इलेक्शन लड़ेंगे और एक चेंज के साथ, एक एजेंडा के साथ, एक मैनिफेस्टो के साथ, और हम भारतीय जनता पार्टी को हरा के अपनी सरकार बनाएंगे। That is the finest thing. कभी राहुल गांधी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं राहुल गांधी को अलाइन करूंगा? क्योंकि मैं राहुल गांधी की भी, मैंने सोनिया गांधी की राजनीति देखी है, मैं वो एरा से आता हूं। मैंने राहुल गांधी की भी राजनीति देखी है, मैंने नरेंद्र मोदी की भी राजनीति देखी है। और इन तीनों में से अगर आप मुझे बोले कि चुनो, तो मैं नरेंद्र मोदी को अगले 10 साल के लिए चुनूंगा। सभी वही बोलते हैं क्योंकि वो बंदा, आप नरेंद्र मोदी को बोलते हो कि प्राइम मिनिस्टर स्टेट के इलेक्शन लड़ता है इतना टाइम, आप ये देखिए कि वो कितना कर्मठ आदमी है, वो कितना हार्ड वर्किंग है कि वो स्टेट इलेक्शंस को भी उतनी ही तवज्जो पे रख रहा है जितनी वो भारत की पॉलिसीज को रखता है। उसको पता है राज्य में सरकार बनाना भी कितनी बड़ी बात है, इसलिए वो अपनी जान झोंक देता है। ये बंगाल इलेक्शन बहुत बड़ी एग्जांपल है। देखिए मैं ये लोग बोलते हैं, लोग नरेंद्र मोदी की टांग खींचते हैं, घर में एसी में बैठ के टांग खींचना बहुत ईजी है। आप एक रैली करोगे, हीट स्ट्रोक पड़ेगा, दूसरे दिन अस्पताल में भर्ती हो जाओगे। ट्रू। पर अगर एक प्रधानमंत्री, इतना उम्र दराज प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, इतने सारे स्टेट के सीएम अगर एक राज्य को जीतने के लिए जान झोंक दे रहे हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव कितना अहम होता है। yes. चुनाव की इंपॉर्टेंस कितनी अहम होती है। True. एक देश को एकजुट लेके चलना कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो लोग आप क्या कर रहे हैं? आप दिल्ली में बैठ के प्रीचिंग कर रहे हैं, अरे नरेंद्र मोदी के पास तो कोई काम नहीं है, इलेक्शन रैलीज करते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपने क्या किया? जिस दिन आपके 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने थे तो आप ओमान में, कुवैत में बैठे थे, शायद आप देश में थे ही नहीं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और आप बैठे हो दूसरे कंट्री में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो। एंड देन यू से दैट चूज मी ओवर नरेंद्र मोदी। नो वन विल एवर चूज यू ओवर नरेंद्र मोदी एंड यू विल नेवर बिकम द पीएम ऑफ इंडिया। आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट नाउ टुडे that Rahul Gandhi can never, with this attitude, he can never become the PM of India, and we won't allow him to become the PM of India because we want a person who's responsible, who resonates with us, who understands our pain, and who thinks about India first instead of going door to door begging that please help me so that I can form my government, going to US, doing undisclosed meetings, going to UK, doing shady meetings, going to Middle East, going to Myanmar, Thailand, Indonesia, doing all sorts of meetings just to destabilize our country, and वहां पे जाते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत के खिलाफ इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं। yes. भारत को मलाइन करते हैं, डिफेम करते हैं ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, और आपको प्रधानमंत्री बनना है इस देश का जिसके बारे में आप गंदी गंदी बातें करते हैं। तो राहुल गांधी, सॉरी, आई एम नॉट योर फैन। रिसेंटली मोदी जी ट्रैवल कर रहे हैं, अभी रिसेंटली वो इटली में है, एंड बहुत क्यूट एक वीडियो आया कि वो मेलोनी को ये दे रहे हैं, मेलोडी चॉकलेट का पूरा पैकेट, इट्स रियली सो स्वीट, मतलब जेस्चर। मैंने आर्कियोलॉजी में मास्टर्स किया
जवाहरलाल नेहरू के साथ एक रिलेशनशिप माउंट बैटन के वाइफ के साथ था. आई डोंट रिमेम्बर हर नेम. एडविना, यस. तो एडविना के साथ एक अलग ही रिलेशनशिप था एंड इट वाज क्वाइट फिशी एंड नॉट गुड इट वाज. बट मोदी जी को जब ऐसे देखते हैं दे आर लाइक सुपर क्यूट. मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए रिसेंटली बिकॉज ऑफ द वॉर. अभी इंडिया में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं. आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस आएंगे अभी मोदी जी आने के बाद? देखिए कोई भी क्राइसिस होता है ना, क्या है कि ना या तो है ना एक सरकार होती है जो रोते बैठ जाए यस और पूरा जो अपना जिम्मा ठीक रहा है वो लोगों पे डाल दे कि हम नहीं चला पा रहे, आपको जैसा करना है करो. राइट. ठीक है, अब ये इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल क्राइसिस है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है. मैं ये मानती हूँ कि जेनजी सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर है, इसके बारे में हमने बात कर लिया. लेकिन सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली लेजी भी है. ये नेटफ्लिक्स एंड बिंज करना पसंद करते हैं. बिंज करते हैं, रैंट करते, फिर जाके सोने चले जाते हैं. उसके बाद जो पॉलिटिकली जो एग्जैक्टली जो जमीन पे काम होती है ये लोग कंट्रीब्यूट कम करते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू. आप इनको अकाउंट फॉलो करने बोलिए. अभी जैसे 14 मिलियन लोगों ने फॉलो किया, मैंने बोला है कि 50 to 60% तो बॉट ही हैं. हाँ. अगर आधे लोगों को आप बोलो कि कल एक मूवमेंट है, रास्ते पे आना है, तो ये आएंगे क्या? नहीं आएंगे. इनमें से कितने आएंगे पर कितने लोग आएंगे? 15% भी नहीं टर्न आउट होंगे. सो व्हाट दे इट इज ऑल अबाउट फॉलोइंग द ट्रेंड. राइट, एक कुछ ट्रेंड हो रहा है, लेट्स फॉलो इट. पर जब जमीनी स्तर पे जब काम करने की बात होती है तो ये लोग थोड़ा सा लेजी हैं. क्योंकि अब कॉकरोच जनता पार्टी का ही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी में तो लिखा हुआ है कि आप अगर लेजी हैं, अनएम्प्लॉयड है तो ज्वाइन कीजिए. तो कितने लोगों ने ज्वाइन किया? देखिए वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम लेजी हैं. आई थिंक 6 लाख पीपल. नहीं इसमें हाँ जब ये पार्टी में ना पार्टी में सब्सक्राइब उन्होंने उस पर ज्वाइन किया है कुछ 6-7 लाख लोग हैं. तो उसमें तो वो पैरामीटर्स ही हैं कि अगर आप लेजी हैं, अगर आप सोते रहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए. तो वही लोग हैं. एंड दिस अकाउंट इज रियली फेक अकाउंट. फेक नहीं अकाउंट, एक एजेंडा से चल रहे हैं. हाँ, ये मतलब अकाउंट जो बनाया हुआ है ये एक एजेंडा ड्रिवन अकाउंट है. लोग भले उसमें बॉट होंगे या फिर फेक होंगे फॉलोअर्स जो हैं, पर ये जो टोटल एक कैंपेन शुरू किया है एक एजेंडा ड्रिवन कैंपेन. ओके, सो विनय पांडे एज अ जर्नलिस्ट आई नो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस है, अपने जो थॉट्स है वो लोगों तक पहुंचाते हैं. इन पर्सनल स्पेस विनय पांडे कैसे है? आई एम लाइक अ वेरी इजी पर्सन. ओके. अब आई कम आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. पीपल थिंक दैट आई एम एरोगेंट. मेरा फेस लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत खड़ूस है. लोग बात नहीं करते जल्दी. अगर मुझे पब्लिक स्पेस में देखते हैं तो दे हेजिटेट in coming and talking to me. That's what I've heard. This is what I've heard about me. Like people, ये लोगों के रिव्यू है मेरे बारे में. तो पर मैं बहुत ईजी हूँ. Yes, I'm a little righteous person. तो मुझे सही चीज़ों में अच्छी लगती हैं. मुझे सही चीज़ें, ऑनेस्ट चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, लॉयल चीज़ें अच्छी लगती हैं. डिसऑनेस्टी, डिसरिस्पेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप ईजी कंडक्ट के साथ आते हैं तो मैं भी वही कंडक्ट के साथ आपसे बात करूँगा. और मैं भी बड़ा फन लविंग पर्सन हूँ. आई लाइक माई ओन स्पेस अ लिटिल. आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. मतलब स्मॉल फैमिली है. माई ब्रदर इज़ इन मुंबई. ही सेटल्ड इन मुंबई विथ हिज वाइफ. आई लिव विथ माई मॉम, डैड एंड ग्रैंड मदर एंड आई हैव अ पेट ऑल्सो. हाँ, बट देन आई लाइक माई ओन स्पेस. आई डोंट लाइक टू बी बग्ड by a lot of things. Too many people. Yeah, because I am extrovert socially. But in personally I am a little introvert. Same, this is me. Like I need my own space every single time. मतलब ऐसा नहीं कि I don't need many people, so many people कि जहाँ पे बैठ के मैं vibe कर रही हूँ जेंजिस के भाषा में. बात ऐसी है कि मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ. मैं लोगों से घिरा रहता हूँ. मैं लोगों के साथ बात करना मुझे पसंद है, बैठना पसंद है, डिस्कस करना पसंद है. पर जब मैं पर्सनल स्पेस में जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा एकांत पसंद है. मतलब आई लाइक माई ओन स्पेस. सो दिस इज मी. और लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते हैं. अच्छा है, लोग जब उल्टी सीधी बात करें इसका मतलब विनय पांडे तो ऐसा है, विनय पांडे. अच्छा, वो इनकी इतनी कुबत नहीं होती कि मेरे सामने आके मेरी बात करें. तो जो मेरे आसपास लोग हैं उनको उनके कानों में बात डालते हैं, अरे विनय पांडे तो ऐसा है, वैसा है, वैसा. आई डोंट केयर. यू डोंट नो मी बेटर देन मी. ऑब्वियसली. राइट. सो यू नो, इफ यू हैव एनी इशू, if you want to know about me, then I am here. Sit in front of me and talk. You'll understand what kind of a person I am. Don't make your opinion based on what some lame person has fed you with.
इरेलीवेंट। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मतलब कि है ना, लोग मुझे पर्सनली जानते नहीं, कभी मिले भी नहीं है, पर मेरे बारे में ओपिनियन फॉर्म करके रखे हुए हैं। ऐसा भी होता है, ये पब्लिक स्पेस में रहने का ये एक ड्रॉबैक है। ओके। दैट यू नो आपके बारे में बातें होती रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा ही होती है, पॉजिटिव कम ही होगी, क्योंकि आप जब कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत लोग आपको पसंद नहीं करते, राइट। एसोसिएट होना चाहते हैं, पर पीठ पीछे जाके आपके बारे में बकवास भी करेंगे। सो ये मेरा थोड़ा पर्सनैलिटी है, मतलब इफ़ यू हैव एनी इशू प्लीज़ कम टू मी, सिट अक्रॉस, वील हैव कॉफ़ी एंड देन यू कैन नो मी बेटर, राइट। सो या भगवान को मानते हैं आप? मैं मानता हूँ, मैं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी में प्राइड लेता हूँ। आई टेक प्राइड इन माई रिलीजियस आइडेंटिटी। आई एम नॉट ओवरली स्पिरिचुअल बट आई एम वेरी रिलीजियस। मैं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेके बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ। या वी आर प्राउड हिंदू। आई एम अ प्राउड हिंदू। आई एम अ मैड हिंदू वंस, बाला साहब ठाकरे सेड। रिपोर्टर was a little over smart. Right. So you are saying that you are a mad. You're mad. तो उन्होंने राइट किया, don't try to go over smart with me. He was बाला साहेब ठाकरे। Don't try to act smart with me. आप अगर जर्नलिस्ट नहीं होते तो क्या होते लाइफ में? अभी तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। भगवान अगर करेगा, अगर रास्ता दिखाएगा तो मैं एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स में जाना पसंद करूंगा। Okay. अगर जर्नलिस्ट नहीं होता तो फिर क्या ही होता। मैं क्रिकेट खेलता था, शायद मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहता, पर एक Okay. उतना सक्सेसफुल होता कि नहीं होता ये तो वक्त ही बताता। पर मैं यस आई वुड हैव बीन अ क्रिकेट प्लेयर। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। डू यू हैव एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? रिग्रेट्स तो बहुत होते हैं, जैसे कि पर्सनल लाइफ में होते हैं। कोई डिसीजन ऐसे ले लेते हैं हम लोग जिसका रिग्रेट होता है, ज़िंदगी भर वो कचोटते रहता है। या फिर कुछ बात ऐसी होती है जो हम बोल देते हैं जाने अनजाने में किसी अपनों को, तो वो रिग्रेट होते रहता है, ये क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों कर दिया। और उसका रियलाइजेशन मुझे है, अगर मैं कुछ उल्टी सीधी बातें जाने अनजाने में गुस्से में बोल देता हूँ तो वो रियलाइजेशन वाला फैक्ट भी मेरे अंदर रहता है कि आई रियलाइज इट, देन आई मैं खुद ही उसको इंट्रोस्पेक्ट करके मैं ये अपने आप को बताता हूँ कि ये चीज़ें गलत हुई हैं। यू डिड सम मिस्टेक? मिस्टेक मतलब नहीं किया, मतलब डेलिबरेटली मिस्टेक नहीं किया, पर मैंने शायद किसी को जाने अनजाने में कुछ बातें बोली होगी जिसका रिग्रेट मुझे आज भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इंसान अपने गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, ही इज द बेस्ट पर्सन, ही और शी, दे आर द बेस्ट पर्सन। होता है, राइट। मैं हूँ, पर मुझे कुछ चीज़ें मैं आई एम नॉट एक्सप्रेसिव। मैं अपनी चीज़ें नहीं बता सकता लोगों तक, क्योंकि व्हाट मैं इज वैसे योर न्यूमरोलॉजी नंबर? पता नहीं, मुझे मेरी एक फ्रेंड है रीत, उसने मेरा मतलब नहीं, मतलब डेट क्या है? मेरा 28 सितंबर, मतलब 10 होता So you are number one. 1 That's why, like, what is the relationship to you? relationship I've been like in my relationship status it has been not, जैसे मेरा प्रोफेशनल लाइफ है स्मूथ चल रहा है, हाँ। पर्सनल स्पेस में इतना मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो बहुत स्मूथ चलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका ना इम्बैलेंस रहता है लाइफ में। या आप प्रोफेशनली अगर बहुत ग्रो कर जाते, पर्सनल लाइफ आपका उतना ही हाँ वो उतना खराब नहीं है, रहता पर है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद मेरे से हैंडल नहीं होती चीज़ें, या फिर मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि मैं वही अप्रोच अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी डालता हूँ, है ना। लोग है ना बैलेंस ब्लेंड करते हैं कि ना रिलेशनशिप में और अपने जो पर्सनल स्पेस रहता है उसमें थोड़ा मेलो रहते हैं, वो Yes. अच्छे से फ्रजाइल तरीके से उसे एकदम प्रॉपरली हैंडल करते हैं, और अपना प्रोफेशनल स्पेस वो अलग रखते हैं। पर शायद मेरा कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है, तो मेरा रिलेशनशिप वाला जो है एरिया वो थोड़ा वीक है। मैंने कहीं तो भी पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले कि आप हो सकते हैं कहीं के अब CEO होंगे, MD होंगे, बहुत बड़े पोस्ट पे होंगे, हो सकता है, लेकिन आप जब आपके घर पे इंटर करते हैं तो इंटर करने के पहले जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे वो सब उतार के फिर घर के अंदर आना पड़ता बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको एकदम न्यूट्रल होना पड़ता है, तब जाके आपको एक गुड पर्सनल लाइफ मिलता है। नहीं, घर में भी वैसे ही हूँ, मतलब मैं घर में एकदम सिंपल नॉर्मल, सिंपल हूँ मैं, सबके साथ एकदम मिक्स हो जाना। हाँ, मतलब आज भी मेरे को मेरे पिताजी से हेजिटेशन होती है, मतलब मेरे को डर है उनसे। हाँ। मतलब वो जब रहते हैं तो उनके सामने मैं कुछ नहीं बोलता, और मैं बोलना पसंद भी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे सुनना पसंद नहीं है। अच्छा। आई डोंट लाइक अननेसेसरी रैंट्स और फालतू की बातें, और मैं वो पोजीशन में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा है ना अपने आप को काम डाउन ही रखता हूँ, अलाइंड रहता हूँ घर से, मॉम डैड से, हाँ जो बोल रहे हैं मतलब कम बात करता हूँ पर अलाइंड रहता हूँ, एंड आई डोंट डू अननेसेसरी टॉकिंग।
बिकॉज यू नो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड आई डोंट लाइक यू नो प्रीचिंग्स, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। आप मेरे को समझाओ, मैं अपना आचरण सही रखता हूँ, कहीं गलती हो तो तुम अच्छे से बता दो मेरे को, आप प्रीच मत करो। आप प्रीच करना शुरू कर दोगे तो आप मेरे नेगेटिव साइड में आ जाओगे। सो आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग Oh my God, this is so me. Oh my मतलब God. मुझे है ना ज़्यादा ये पसंद नहीं है। मैं फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ, बी अ फ्रेंड, डोंट ट्राई टू बिकम माई फादर। True, Right. 100%. And you know, even this applies to the relation. If you're in a relationship, so it applies to your partner Spouse, also. yes. Partner also. कि be my partner, okay? Be my comfort zone. Don't try to be my mother, okay? माँ एक ही काफी है। हाँ, एक ही काफी। जैसे और कि हाँ, मैं पॉडकास्ट आज की बात बोलती हूँ, मेरी मम्मी मुझे बोलती है क्या पूछेगी, क्या क्वेश्चन है, मैंने फिर दिखा दिया ये स्क्रिप्ट है, तो उनको समझा कितना नहीं सब, ये विनय क्या करता है, क्या मैं क्या समझो कितना सब, मम्मी वो जर्नलिस्ट है, अच्छा ठीक है, हाँ, हाँ। आके फिर बताना क्या हुआ। हाँ। मतलब दे आर सो सिंपल, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाना नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसे ही रह जाए लाइफ बिल्कुल, में, घर के अंदर बिल्कुल। वो ठीक है, बाहर तो बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी हमको मिलता ही है, correct। बट घर के अंदर थोड़ा सा इजी रहना चाहिए। नहीं इंसान इसी ने। हूँ मैं हाँ। भी वैसे ही सेम प्रेफर करता हूँ। मतलब एक अपने माँ बाप का बेटा, हम्म, और वो मेरे माँ बाप हैं। मैं यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरा True. सोशल क्या है वो बिल्कुल मेरे गेट के अंदर आता ही नहीं है वो सब चीज़ें। That मुझे is बहुत very पानी nice. रहना पड़ता है। फिर गेट से निकल के जहाँ आप अपने स्पेस में आते हो, देन यू कैन बी योर सेल्फ द वे यू वांट टू कंडक्ट योर सेल्फ। प्रोफेशनल होना है, प्रोफेशनल हो जाओ, जैसा होना है वैसे। डू यू रीड? आई एम नॉट अ book Reader. person. No, I'm not a reader. I watch, I hear, whatever I see, that's reality for me. ओके, If there is very important, yeah, I read news. मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर जहाँ तक किताबों की बात हो तो मैं कम वाकिफ़ रखता हूँ वो सारी चीज़ों से। बेस्ट ऐसे 3 चैनल बोलिए, न्यूज़ चैनल जो लोगों को स्पेशली जेंजिस को देखना चाहिए। चैनल्स तो है नहीं यार कोई अब देखने Is लायक। it? चैनल्स में न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़नी हाँ। चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस है, हितवाद है, हितवाद है, नागपुर में आप है तो हितवाद है, यस। टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, टेलीग्राफ है, हिंदू है। टाइम्स ऑफ इंडिया सो लाइक पेज कम- 3 वाला कमर्शियल है थोड़ा, कॉमेडी, तो थोड़ा सा आप ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदू है, हिंदू इज एंटी हिंदू, हाँ हाँ हिंदू इज एंटी हिंदू, दे ऑलवेज लाइक पब्लिश्ड एंटी हिंदू हाँ कॉलम्स एंड कंटेंट। तो फिर आपका ये है टेलीग्राफ है, स्टेट्स टेलीग्राफ भी Yeah. ऑफ कोर्स वो एक आइडियोलॉजी से आते हैं। सारी जगह आइडियोलॉजी है अपनी अपनी। आप इंडियन एक्सप्रेस रेफर कर सकते हैं अगर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए। चैनल्स के मामले में मैं अभी अलाइन नहीं करता किसी से, ओके, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चलते रहता है चैनल पे, ड्रामा चलते रहता है। तो आई वोंट आस्क एनीवन, दे शुड गो एंड वॉच पॉडकास्ट्स जो यूट्यूब पे होते हैं। Okay. और या फिर इंफॉर्मेशनल जैसे कुछ ऐसा वीडियो बनते हैं, जैसे नितेश राजपूत हैं, या मैं उनके सुनते रहता हूँ चीज़ें जो वो बोलते हैं, क्योंकि वो है ना रैशनल बातें, सेंटर बातें करते हैं। वो किसी इधर ना वो लेफ्ट की बात करेंगे, ना राइट की बात करेंगे, Right. ना किसी पार्टी सेंट्रिक बात करेंगे। वो जो है वही बताएंगे और फैक्ट्स के साथ बताएंगे। तो हमारे पॉडकास्ट देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। गेस्ट अच्छे आते हैं, आपकी स्काउटिंग अच्छी होती है। Yes. वो आके वैल्यू ऐड करते हैं, लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, रीडर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली देखना चाहिए। पर कुछ ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए जो प्रोपेगेंडा लेके चलते हैं। क्योंकि आजकल राइट, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा बहुत फास्ट वायरल हो जाता है। यस। व्हाट यू प्रेफर, बीच और माउंटेन? आई एम नॉट अ चूजी पर्सन, आई प्रीफर एनीथिंग। डू यू लाइक ट्रैवल? आई लाइक ट्रैवलिंग। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। ओह, मैं जहाँ हूँ, मैं अगर पहाड़ों में हूँ तो वहाँ खुश हूँ, अगर मैं ना हाँ। बीच में हूँ तो वहाँ खुश हूँ। मैं कभी है ना ऐसा कभी वो मैं चूज़ ही नहीं कर पाया कभी कि मैं पहाड़ मुझे पसंद है या बीच, मुझे मीठा पसंद है या नमकीन। जो है वो पर्याप्त है। पता है, वाओ, जो चीज़ आपके सामने आपको मिल रही है वो भगवान की देन है, उसे सच्चाई मान के चलिए, चॉइसेस मत रखिए, क्योंकि वाह। जिस दिन आपको चॉइसेस नहीं मिलेगी आप उदास हो जाएंगे और आप है ना फिर बोलेंगे, अपनी लाइफ को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे। तो कोसने वाले जोन में मुझे जाना नहीं है। अगर मैं पहाड़ों में हूँ तो मैं पहाड़ के लिए खुश हूँ, अगर मैं समुंदर के साइड में बैठा हूँ तो मैं वहाँ खुश हूँ।
तो ये थे विनय पांडे। आई होप कि सबको अच्छा लगा ये, और स्पेशली जेंजीज ये पॉडकास्ट जरूर देखना क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन है इसमें। और थैंक यू विनय सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा हमारा कॉन्वर्सेशन था। कब हमारे 1.5 घंटे, बाप रे, 1 hour 45 minutes है ना, 1 hour 45 minutes शायद। यस, 1.5 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं चला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पहली बार। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी कॉन्वर्सेशन होती रहे बार बार। बिल्कुल। कभी मौका हुआ तो हम आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे ओ और बॉम्ब डालेंगे आपके ऊपर क्वेश्चंस से। चलेगा कभी भी। थैंक यू ओके, थैंक यू सो मच।